तो आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। क्लास 6 का एनसीईआरटी है। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। राशिदा बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो को सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिटकों, शिकारियों, पशुपालक, कृषि, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम शुरू करने वाले हैं कि लोग कहाँ रहते थे। इस चीज़ से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से हम लोग हिस्ट्री को देखना चालू करने वाले हैं। तो देखिए लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र वन में, मानचित्र वन पृष्ठ 2 आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, जो कि हम लोग का ये है मानचित्र पृष्ठ 2। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखिए। अब शुरू करते हैं कि क्या लिखा हुआ है हम लोग का। मानचित्र नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी कहाँ है कि गुजरात की साइड में है जो नर्मदा नदी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यमुना नदी है, नर्मदा नदी तो नहीं दिख पा रही है, सिंधु नदी है, सतलज, रावी, चिनामी, झेलम, ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र की नदी तो इधर ही होती है नर्मदा नदी। तो अभी तो दिख नहीं पा रही नर्मदा नदी। यहाँ पे देखिए कि गुजरात के साइड में यहाँ पे जो है ना वो नर्मदा नदी है। तो आपको नर्मदा नदी दिख गई तो हमने नर्मदा नदी का पता लगा लिया। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। क्यों रहते थे? यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल सांग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अति उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है ना। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किंधार। तो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान साइड में है सुलेमान, और साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो है सुलेमान है और यहाँ पे किंधार नदी। तो बोल दिया कि सुलेमान और किंधार पहाड़ियों का हमने पता लगा लिया। अब इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। क्या किया था? उपजाना आरंभ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी फसलों को पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व आपको दिख रहा है मेघालय साइड में यहाँ पे गारो नदी आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ जो है गारो, और मध्य भारत की विंध्या पहाड़ी। मध्य भारत में जैसे कि जहाँ पे एमपी वाला साइड है यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्य पहाड़ी, और यहाँ पे देखिए गारो पहाड़ियाँ हैं। तो इस साइड की हम लोग को पता चल गया विंध्य पहाड़ियाँ। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये जो विंध्य है ना, विंध्य का जो विंध्य यहाँ पे दिख रहा है विंध्य पहाड़ियाँ, इसके उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप इंडिया का मैप देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसमें सब चीज़ दिखाया हुआ है। अब हमारा अतीत। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके तो देखिए मानचित्र पर सिंधु नदी आपको दिख रही है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो झेलम नदी, चिनावी नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, इस तरीके की जो नदियाँ होती हैं ये क्या है? तो ये सब सिंधु की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा सहायक नदियाँ हमने पता लगा लिया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। सबको पता है गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। तो देखिए गंगा तथा सहायक नदी सोन। तो यहाँ पे आपको दिख रही है सोन नदी और गंगा नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, चंबल नदी है, तो यही है इसकी ब्रह्मपुत्र की नदी है। तो यही सब जो नदियां हैं जो जाकर उसमें मिलती है ना, ताप्ती नदी है और सारी नदियाँ अलग अलग हैं तो उनमें जाकर के जो मिलती हैं। तो ये हमको सोन नदी का भी हमने पता लगा लिया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो थे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। एक ही जगह नहीं था, बहुत जगह ऐसे ऐसे जो राज्य थे उनकी स्थापना
की गई थी। और देखिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं कि जो मानचित्र एक हम लोग देख रहे हैं ये वाला, इसमें दक्षिण एशिया, हिंद महासागर सब कुछ, तो जो मानचित्र 1 है इसके बारे में बता रहे हैं कि दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है कि एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, ठीक है ना। कभी कभी देखो जैसे कि भारत का हम लोग देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से है। यहाँ पे इधर की जो रेंज है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं तो लोगों को आने में दिक्कत होता था, और इधर तक पे क्या है कि समुद्र है तो इस तरीके से आने को दिक्कत होता था। तो ज़्यादातर जो भारत पे हमले हुए थे तो इस जो यहाँ से जो क्षेत्र था वहीं से आने का था, तो इसी क्षेत्र से भारत पे ज़्यादा हमले होते थे। आना इस साइड से मुश्किल था, फिर भी लोग पानी की तरफ से आ जाते थे और पहाड़ों की तरफ भी पार करके आ जाया करते थे। जैसे कि वास्को डी गामा जो थे तो वो पानी की तरफ ही आए थे ना पता लगाने, इसको इंडिया को ढूंढने के लिए। तो कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया? तो उन्होंने। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक दूसरे से यात्रा की, लेकिन कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों तथा नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में जाती थी युद्ध करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में के साथ अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते रहते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आजकल लोग क्यों यात्राएं करते हैं? तो आजकल के लोगों को यात्रा करने का तो मकसद है ना, वो लोग क्यों यात्रा करते हैं? तो उन लोग का मान लीजिए कि जॉब के लिए कोई चला जाता है, कोई पढ़ाई के लिए चला जाता है, और मतलब कोई घूमने, टूरिज़्म के लिए भी तो लोग जाते हैं ना, घूमने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए, नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए फिर बोल रहा है कि फिर एक बार हम लोग देखो, जैसे कि हम आपने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको देख रहे हैं मैं आपको, तो ये क्या है कि एक प्राकृतिक एक सीमा बना रहा है, खुद से एक बॉर्डर बना रहा है कि नहीं, यहाँ पे पहाड़ था और इधर से समुद्र था, तो लोगों को आने के लिए तो बैरियर क्रिएट करता था, लेकिन बैरियर जो था खुद से पार करके लोग आते थे। लेकिन था ना एक तरीके से, एक बार फिर से मानचित्र 1 को हमने देख लिया। पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन में हमारी संस्कृति और परंपराओं को क्या किया? समृद्ध किया। कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे कि कोई अफगानिस्तान से आया, कोई दूसरे देश से आया, आके इंडिया में रहने लगा, तो उनको यहाँ का खाने का तरीका अच्छा लगा, तो उन्होंने जब वो यहाँ से गए तो यहाँ के तरीकों को बताएं, और जो वहाँ से वो तरीके लेकर के आए थे तो यहाँ के लोगों को सिखाएं कि देखिए यहाँ पे हमारे खाने का तरीका ऐसा होता है, तो आप खाना को ऐसे बनाइएगा तो और टेस्टी होगा। हम लोग गाना ऐसे गाते हैं, हम लोग पत्थर को ऐसे तराशते हैं। तो वो जो यहाँ से सीखते थे यहाँ लाकर बताएं, और यहाँ से वो जो सीखे अपनी कंट्री में जाकर के फैलाएं। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इनरिच होती गई। अब देश का नाम कैसे पड़ा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। तो देखिए, अपने देश का नाम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों से हम लोग प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया हम लोग का शब्द है वो कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु। एटलस, ईरान और यूनान का पता, यूनान जो कि इंडिया के उस साइड में ना, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, जैसे कि ये हम लोग का जैसे कि उत्तर पश्चिम है ना, इधर से जो उत्तर पश्चिम से जो लोग इधर से आते थे ना, इधर से आते थे सिंधु नदी, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है, इंडस रिवर था। तो इधर से ईरानियन और यूनानियन आते थे, तो वो सिंधु नदी को पार करके आते थे इंडिया में। तो वो लोग सिंधु नदी को, सिंधु नाम था तो उसको इंडस बोलते थे ना, तो उसको इंडोज करते करते उनका नाम इंडोस इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको पता आते थे उस पार करके, तो पता था कि इंडोस नदी को पार करके जाना है। तो उन लोग क्या करते थे कि उनको इंडोस इस नदी के पूर्व में इंडिया का नाम पड़ गया, इंडोज कहते। और भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम, जैसे कि गुजरात वाला जो साइड है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो हम लोग का दिख रहा है ना, गुजरात वाले साइड जो है ना,
यहाँ तक के जो लोग हैं, यहाँ से जो इस तरीके से जो लोग रहते थे ना, इन सब यहाँ तक के लोगों को रहने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था इंडस। इंडस शब्द का प्रयोग भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत सिर्फ इतने ग्रुप के पीपल्स को कहा जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 300-2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, भारत नाम का प्रयोग। अब हम लोग बात की अतीत के बारे में, हम लोग जान कैसे सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें तो हम लोग के पास मौजूद नहीं है। तो देखो, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ, तो ताड़ का यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर और उनके अलग अलग हिस्से एक साथ बांध दिए जाते, और एक भुर्ज एक पेड़ का नाम है जो कि छाल है, वो हिमालय के क्षेत्र में उगता है। पांडुलिपि को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नीचे बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए, अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है अतीत से लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को शब्द प्रयोग किया होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में मैनु का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कहाँ पे, भोजपत्र पर। ये आप दिख रहा होगा ना, भोजपत्र पे किस तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, बकरियों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है, क्योंकि लोग उसमें जिसमें पूजा के बारे में होता था तो उसको लोग मंदिर के रूप में संरक्षित रखते थे, तो इस तरीके से वो बच गई। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान, चरक संहिता तो आपने सुना ही होगा, औषधि और विज्ञान और सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, जैसे कि कालिदास की महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था, तो आम लोग करते थे, ठीक है ना। ये आपको जो अभिलेख दिख रहा है ना, जैसे कि वो तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया ना, और ये जो इसको क्या कहा जाता था कि जो कठोर पत्थर ये सब होते हैं ना, उन पर लिखा जाता था, मेटल पे कुछ भी, जैसे कि ब्रॉन्ज मेटल हो गया, कुछ भी मेटल होता था उस पर लिखा जाता था, वो ज़्यादा टाइम तक रहता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। राजा को अगर कोई भी आदेश देना होता तो वो सबको जा करके तो नहीं बोलेगा कि मेरा आदेश का पालन करो, तो वो एक इस तरीके से नोटिस निकलवा देते थे कि यह आदेश है, और सब मतलब टंगवा देते थे अपना जो भी है, तो सब लोग इनको देखते थे। राजा और रानियों को, मतलब राजा के पास तो युद्ध जीत करके आए, लड़ाई जीत करके आए, अपनी कहानियाँ उनको लिखवानी है, तो उनके पास तो पैसा होता था, वो आराम से इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट पे, सोना पे, चांदी पे, जो भी उनका मेटल होता था उस पर अपनी कहानियों को लिखवा दिया करते थे, ठीक है ना। और तो इस तरीके से लड़ाई में जो जीतते थे जिस प्रकार प्राप्त होता था। अब कठोर सतह पे लिखवाने का क्या तो पता ही है ना कि कठोर सतह पे लिखवाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, जल्दी मिटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, बकरी नहीं खाएगी, कीड़ा नहीं खाएगा। और इसमें कठिनाइयाँ आती होगी कि इसको बहुत टाइम लगता होगा, ऐसे मतलब छेनी हथौड़ी से मार मार के छोटा छोटा एकदम लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बारीकियत का काम है, ठीक है ना। यह लगभग 2250 वर्ष पुराना है। इसको कैसे पता चलेगा कि तो कार्बन डेटिंग होता है, इसके थ्रू पता चलता है कि ये कितना वर्ष पुराना है। वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक जो शासक थे ना, उनके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में आप जो हम लोग का अध्याय 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है, ठीक है ना। संकेत अथवा अक्षर से जब कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इन अभिलेखों को इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, जो वहाँ पे प्रयुक्त होती है ना अफगानिस्तान में, यूनानी और अरेबिक, उसी भाषा में नामक दो भिन्न लिपियों में, शुरू में लिखा हुआ है अरेबिक और नीचे में लिखा हुआ है क्या चीज़, यूनानी भाषा का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। और वो ईंटें, पत्थी, इमारतों, टूटे फूटे बर्तन, उन सब की पढ़ाई करके और वो जान पाता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। आप एक प्राचीन इस पत्थर देख पा रहे हैं ना, ये मिट्टी का है और ये क्वाइन है। तो पिछले टाइम में इस तरीके के क्वाइन यूज़ किए जाते थे और ज़मीन के अंदर से ये आपको डिज़ाइनर जो घड़ा दिख रहा है वो ज़मीन के नीचे से निकला है। एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। इस तरह
के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और एक पुराना सिक्का है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष होता था। ये जो घड़ा है 4700 वर्ष पुराना है, कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चला है। और ये जो सिक्का है वो 2500 वर्ष पता चला है। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में सिक्का से कैसे बने, क्योंकि उसमें भारत सरकार की मान्यता द्वारा बनी होती है। ये तो पता नहीं कौन कौन सा शेप है, और इरेगुलर शेप टाइप्स का है, जैसे लाइक अमीबा टाइप। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं, ठीक है ना। पुरातत्व जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति का तो मतलब बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वह सड़ गल जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जल्दी से ही सड़ जाते हैं। और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए जो होते हैं बचे रहते हैं। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, जैसे कि हाँ सब चीज़ का अवशेष मिल गया, तो कुछ सवाल है कि क्या जो लोग कपड़े पहनते थे तो उनका भी अवशेष उन लोग को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि उन लोग को कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों को प्रायः स्रोत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा जासूस की तरह होते हैं। स्रोतों का सुराग, और जैसे कि इन लोग को छोटा छोटा सुराग मिलता है, इससे ये लोग क्या कहते हैं कि कहानी बनाते हैं, ठीक है ना। अब है अतीत एक। हम लोग जब आपका चैप्टर देखो तो लिखा होगा कि हमारे अतीत, तो हमारे अतीत क्यों, सबका अतीत अलग अलग है। हाँ, जैसे कि कोई राजा होगा तो उसका अतीत अलग होगा, कोई वहाँ पे प्रजा होगा, कोई भिखारी होगा तो उसका जो होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। अलग अलग समूह के लिए अलग अलग अतीत होता है, अलग अलग अतीत के मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यह है कि उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है कि उनका जो भी घर टूटा हुआ अवशेष मिलकर, जो भी हड्डी गुड्डी जो भी मिलता है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ जानना शेष है, अभी भी इनके बारे में सब कुछ हम लोग को थोड़ी ना। अब जैसे कि हम लोग डेट का कैसे पता लगाते हैं, तो सबको पता है ना कि हिंदू में तो सब लोग एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन हिंदू जिसमें जो होता है कि एक विक्रमी संवत होता है, तो लेकिन उनको तो लोग मानते नहीं है, बस वैसे ही लिखा रहता है विक्रमी संवत कहीं भी। लेकिन ज़्यादातर जो सब जगह जो वैलिड होते हैं वो अंग्रेज़ों का ही होता है। तो एक हम लोग जो बिफोर ऑफ बर्थ जीसस क्राइस्ट, तो BC करते हैं, बिफोर जीसस के। और जीसस का जब से जन्म हुआ था ना, तब से हम लोग AD का यूज़ करते हैं। आफ्टर डेथ नहीं, जब से जन्म हुआ तब से, इसको एनो डोमिनी कहा जाता है, या फिर आपको BCE भी बोल सकते हैं, बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मतलब जैसे नहीं, CE यूज करते हैं जब से उनका जन्म हो गया था तब से। तो कॉमन इरा, और उनके जन्म होने से पहले का बिफोर कॉमन इरा के पहले का। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया, और तिथि के बारे में भी हमने पूरा जान लिया। अभी कुछ क्वेश्चन है तो इनको आप देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग इनको करके और बताइएगा कमेंट में। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, और गंगा नदी, और फिर पांडुलिपि अभिलेखों में अंतर। तो देखिए, जो नर्मदा घाटी है वहाँ पे लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जैसे कि आखेट और संग्रहण। मगध क्या था कि जो कि पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़िया में क्या हुआ था कि गारो पहाड़िया में ना पहले एग्रीकल्चर हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ लगभग 2500 वर्ष की, मतलब फर्स्ट जो गंगा इंदू और इसकी ट्रिब्यूटरी द फर्स्ट सिटी गंगा वैली सिटी अबाउट 2500 ईयर अगो। तो ये जो है आपका एक बार सुमेल कर लीजिएगा, मैथ शीट तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।